बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जन्म ले सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहने वाला आम शख्स नहीं है, ये कहने वाला है जेफरी हिंटन, जो कि गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बूम है, जो कि ख़ास तौर पर जनरल पब्लिक में अब नज़र आता है, क्योंकि ये चीज़ें अब जनरल पब्लिक तक पहुंच गई हैं। तो जो बड़े बड़े टेक गुरुज़ हैं, क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो टेक गुरुज़ हैं वो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन में, और वो इसको एक डेंजर के तौर पर अब देखना शुरू हो गए। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जो सबसे पहले चैट बॉट है, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो कि ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसके साथ बात कर सकता है, वो 1966 में जोसेफ वाइजनबाउम ने डेवलप किया था। ये MIT के प्रोफेसर थे जो कि जर्मन बॉर्न अमेरिकन थे। इस चैट बॉट का नाम उन्होंने रखा था एलिजा, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक नावल पिग्मेलियन में एक लड़की के कैरेक्टर का नाम है एलिजा डूलिटल के नाम से। ये जो चैट बॉट है, इसका रोल एक साइकोथेरेपिस्ट का था। लोग इसके आगे अपने प्रॉब्लम्स रखते थे और ये लोगों को रिस्पॉन्ड करता था। ये बुनियादी तौर पर रॉजरियन थेरेपी, जो कि कार्ल रॉजर्स की एक अप्रोच है, जिसको हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कहते हैं, जिसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं देता, बल्कि वो एक पैसिव रोल प्ले करता है। और जो क्लाइंट होता है, जब अपने प्रॉब्लम्स बताता है तो वो उसके प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसको सुनता है और उसके आगे उन्हीं प्रॉब्लम्स को रखता है। तो इस तरह का एक सिस्टम ये डेवलप किया गया था। लोग इसके आगे अपने मसाइल रखते थे, इसके साथ इंटरैक्ट करते थे और ये लोगों को रिस्पॉन्ड करता था। जोसेफ वाइजनबाउम ने नोट किया कि जब लोगों ने इस चैट बॉट के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया तो वो बहुत संजीदा हो गए इस मामले में, और उन्होंने ऐसा समझना शुरू कर दिया जैसे कि वो कोई मशीन नहीं है, जैसे एक इंसान ही है जिससे वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी अपनी प्राइवेट बातें और पर्सनल फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया, और उसके साथ एक बड़ा अटैचमेंट वाला रिलेशनशिप कायम होना शुरू हो गया। ये बहुत अजीब और गरीब बात थी कि हम एक मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हुए इस तरीके का रिलेशनशिप कायम कर लें। फ्राइड ने एक बार ये बात बताई कि मैं जब लोगों की थेरेपी कर रहा होता था तो लोग मेरे में बहुत दिलचस्पी लेना शुरू कर देते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू कर देते थे। अब फ्राइड का कहना है कि ये वजह नहीं है कि मैं कोई बहुत हैंडसम था या इररेजिस्टिबल था, लेकिन एक फिनोमेना फ्राइड ने बताया जिसको ट्रांसफरेंस कहा जाता है, कि लोग अपने ख्यालात, अपने अंदर चलने वाले जो जज्बात होते थे, जो उनकी ज़िंदगी में जो कमियां होती थी, वो उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते थे मेरे ऊपर, और इस वजह से वो मेरे साथ एक बहुत डीप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश में लग जाते थे। इससे मेरे ज़हन में एक मूवी आ गई जैक्विन फीनिक्स की, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, हर के नाम से। इस मूवी में जैक्विन फीनिक्स एक लोनली राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो एक बार एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ख़रीदते हैं जो कि उनके काम में फैसिलिटेट कर सकता है। जब वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इट इज़ लाइक अ चैट बॉट, और वो फिर अपनी फीलिंग्स उसमें ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ एक बड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप कायम हो जाता है। जो उनकी अपनी ज़िंदगी की लोनलीनेस होती है, वो लोनलीनेस एक इमेजिनरी फैंटेसाइज लेवल के ऊपर उस मशीन के साथ वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और जैसे किसी लड़की के साथ एक रोमांटिक ताल्लुक पैदा होता है, इसी तरह वो ताल्लुक उनका उस मशीन के साथ बन जाता है। Actually, the woman that I've been seeing, Samantha, I didn't tell you, but she's an OS. Really? You're dating an OS? What is that like? It's great, actually. Yeah, I mean, I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. जोसेफ वाइजनबाउम ने जब ये नोट किया तो फिर उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, ये इंसान की नफ्सियाती हेल्थ के लिए कुछ मौजू या ठीक नहीं लगते, बल्कि इंसान जो है बड़ी जल्दी इनके साथ रिलेशनशिप कायम करना शुरू कर देते हैं। जोसेफ वाइजनबाउम उसके बाद इससे उचाट हो गए और उन्होंने एक अपोजिट कैंपेन स्टार्ट कर दी, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर्स से लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि इंसानों में वीकनेसेस पाई जाती हैं और इंसान जो है वो कंप्यूटर्स को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे इंसानों की जगह। वो समझेंगे कि कंप्यूटर्स या मशीन्स हैं जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल हैं, जिनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं पाई जाती जो कि ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, जिनको उन कंडीशंस का इल्म नहीं है जो कि ह्यूमंस का इल्म है, जिनके अंदर वो एथिक्स नहीं पाए जाते जो कि ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। और लोग क्या करेंगे कि ग्रेजुअली उन मशीनों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे
इंसानों के बजाय। 2020 में हम देखते हैं गूगल ने फायर किया टिमनिक गैब्रो को। टिमनिक गैब्रो एक इम्पॉर्टेंट नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। इथियोपिया में पैदा हुई थी, 15 साल की उम्र में वो यूएस चली गई और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी एजुकेशन है और पीएचडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। टिमनिक गैब्रो ने एप्पल में भी काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया और गूगल में भी काम किया। टिमनिक गैब्रो ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो कि फ्लॉज और डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था और इस वजह से फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद गूगल। गूगल ने उनको कहा कि वो अपना आर्टिकल विड्रॉ कर लें या फिर अपना नाम उस आर्टिकल में से विड्रॉ कर लें, जिस पर टिमनिक गैब्रो ने प्रोटेस्ट किया और बिल आखिर गूगल ने उस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद उनको फायर किया। अब ये आर्टिकल में ऐसी क्या बात थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम्स को और उसके आने वाले फ्लॉज को डिस्कस कर रही थी। ये जो काफ़ी तफसीली आर्टिकल है जो कि डिस्कस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं जिस पर ये बेस करते हैं, जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ये बेस करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव सिस्टम्स हैं जिसमें हम लैंग्वेज के थ्रू इनपुट देते हैं और फिर लैंग्वेज के थ्रू या इमेजेस के थ्रू आउटपुट आते हैं। तो उन्होंने डिस्कस किया कि ये मॉडल्स जो हैं वो कितने फ्लॉड हैं और इनमें किस तरह से इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। टिमनिक गैब्रो कहते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनकी वजह से आ रहे हैं। कुछ चीज़ें तो वो कहते हैं कि एनवायरमेंटल डैमेजेस हैं जो कि इसकी वजह से आ रहे हैं। एक आम आदमी जो एक साल में तकरीबन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जबकि एक बड़े AI बेस्ड मॉडल को रन करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें तकरीबन 284 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ नहीं कर रही हैं बल्कि फॉसिल बेस्ड एनर्जी को यूज़ कर रही हैं, जिससे कार्बन एमिशन और ज़्यादा बढ़ रही है और एनवायरनमेंट में फ़र्क आ रहा है। ग्रीन एनर्जी का भी बड़ा चंक ये कंपनीज लेके जा रही हैं और वो एनर्जी किसी और मामले में भी इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन वो सिर्फ इन सिस्टम्स को रन करने के लिए, क्योंकि बहुत ह्यूज सिस्टम्स हैं जो जिसके पीछे बेतहाशा डेटा मौजूद है, उसको रन करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो है गैब्रो ये कहते हैं कि वो उन सोसाइटीज़ को फेस करना पड़ रहा है जो कि इस रेस में ही नहीं है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से काफ़ी हद तक दूर। जाहिर है कि बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के उस तरीके के फ्रूट्स नहीं हैं और ना यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो इन कंट्रीज़ को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। जो कंपनीज हैं जो कि ये मॉडल्स रन करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, पेटाबाइट्स में डेटा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी है ये उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उस इंफॉर्मेशन में से फिर जो है इनके पास बहुत सारी इनपुट आती है। तो इतना सारा जो डाटा है, ये इतना ज़्यादा डाटा पे ये क्लेम करते हैं कि चूँकि पूरी दुनिया से आने वाला डाटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन गैब्रो के मुताबिक ये डाइवर्सिटी इस तरीके से नहीं पाई जाती। इंटरनेट के ऊपर कोई इक्वालिटी है, बैलेंस नहीं है, बल्कि इंटरनेट के यूज़र्स जो है वो नज़र आते हैं बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर। इंग्लिश की रिप्रेजेंटेशन जो है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस डेटा में बहुत ज़्यादा होगी। अब पंजाबी या सिंधी या सराइकी के ऊपर तो आपको इंटरनेट पे इतना मवाद नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज तो भरी हुई है। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में आइडियाज़ कम्युनिकेट हो रहे हैं वो फिर आ रहे किस साइड से हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंट्रीब्यूट करने वाले जैसे पाकिस्तानी या एशियंस तो कम होंगे, जबकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ से आ रहा होगा जहाँ पर ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि यूएसए से और यूरोप से। तो उन्हीं के जो ख्यालात होंगे, उन्हीं की जो आइडियोलॉजीज़ होंगी, उन्हीं की जो फ़िक्र होगी, वो इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स में, ब्लॉग्स में और हर जगह पे प्रिवेल कर रही होगी। और अब कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि डेटा लेगा इंटरनेट से, वो लाजमी तौर पर बायस्ड हो जाएगा। उसमें ओवर रिप्रेजेंटेशन होगी किसी चीज़ की और अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी किसी चीज़ की। तो गैब्रो ये कहते हैं कि ये देखा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है उनमें ये चीज़ नज़र आती है, रिफ्लेक्ट होती है कि उसमें वाइट सुपरमेसी या मिसोजिनी के पैटर्न्स अगर वेस्टर्न डेटा को बेस करके देखा जाए तो ज़्यादा तौर पर नज़र आएंगे। इस वजह से गैब्रो के मुताबिक जो वायलेंट कंटेंट होगा, जो सेंसेशनल कंटेंट होगा, जो कि इंटरनेट पे बार बार शेयर हुआ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसी कंटेंट को पिक करेंगे और दूसरे कंटेंट को जो कि मे भी इंपॉर्टेंट हो लेकिन बहुत ज़्यादा फैला ना हो, बहुत ज़्यादा शेयर ना हुआ, उसको नहीं पिक कर पाएंगे। फिर बिल्कुल एक रीसेंट डेवलपमेंट है, प्रोफेसर जेफरी हिंटन
एक बहुत बड़ा नाम जिनको गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो पायनियर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। 50 साल ज़िंदगी के इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया। उन्होंने रिसेंटली गूगल से रिज़ाइन कर दिया, और इनके रिज़ाइन की वजह वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिस तरह से गैब्रू का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बल्कि इन्होंने इसलिए रिज़ाइन किया कि दुनिया को बता सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने डेंजर्स हैं जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं। और वो कहते हैं कि मैं चूँकि जब मैं गूगल में जॉब कर रहा था तो मैं बाउंड था, मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता था ओपनली। वो एक ऐसी स्टोरी हमें बताते हैं जैसे कि हम कोई साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं कि इंटेलिजेंस है जो कि इंसान डेवलप करते हैं, उसके बाद वो इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसके बाद वो इंसानों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह के सिस्टम्स हमने डेवलप कर लिए हैं, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट दैन ह्यूमंस। तो इंसान ही की इन्वेंशन है जो कि इंसान को शिकार कर सकती है इस चीज़ का। वो तो इसमें टाइम फ्रेम भी बहुत कम देते हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन अगले 2 साल से लेकर 20 साल के टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली आने वाली है, और वो तब्दीली बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। ये सिस्टम्स है जिसकी वो मिसाल ऐसे देते हैं जैसे इंसान के मुकाबले में एक फ्रॉग है, एक मेंढक है, जिस तरह उसकी जहानत है, इस तरीके से इंसान की जहानत इन सिस्टम्स के मुकाबले में हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन सिस्टम्स के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि इनके पास बेतहाशा डेटा, यानी पूरी दुनिया में जो डेटा इंटरनेट के ज़रिए एग्जिस्ट करता है, ये उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कंज्यूम कर सकते हैं बल्कि ये फिर उसकी कॉपीज़ बना के रेप्लिकेट कर सकते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर में एक फ़ाइल है, वो एक फ़ाइल आप कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में डालें तो एज इट इज़ चलेगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने जितना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखा है, अगर मैं किसी दूसरे शख्स को सिखाऊंगा तो उसके लिए उसको भी इतनी तगदो करनी पड़ेगी, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़ीरो से सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर्स में ये ऐसा हो नहीं सकता। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं रिसेंटली एक ओपन लेटर साइन किया है जिसको अब तक 33,000 लोग साइन कर चुके हैं, और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट टेक एग्जीक्यूटिव भी शामिल हैं। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है सारी कंपनी से कि 6 महीने के लिए कम से कम वो हाल्ट कर दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मज़ीद डाटा देना, उसको मज़ीद फीड करना, मज़ीद उसकी ट्रेनिंग करना रोक दें, और पहले इस चीज़ के ऊपर आया जाए कि उसको डिस्कस किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए, किस तरीके से हमने कंट्रोल में रहकर काम करना है, उसके ऊपर काम किया जाए। अब हमारे एंड पर क्या है? हमारे एंड पर तो मैं एक चीज़ ही आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी हम इन सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस हमें ज़रूर रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम हमें डिसीव भी कर सकता है, ये सिस्टम कल को ओवर पावर भी कर सकता है, बट ये एक सिस्टम है, ये ह्यूमन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हमें इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं कायम करनी चाहिए, इसके साथ हमें जो है वो कोई डीप रिलेशंस नहीं कायम करने चाहिए। एक मशीन है, एक पैरट है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस तरह हम पैरट को बोलना सिखाते हैं और उसके बाद हम उसके साथ इंसानों वाला ताल्लुक नहीं रख सकते, हम समझते हैं कि वो जो बोलता है बस वो खाली बोलता है, समझता नहीं है। इसी तरीके से हमें इन मशीन्स को ऐसे ही डील करना है कि हम इनको एक फासले पर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ बनाता रहूँ। आपका बहुत शुक्रिया।